हाय गाइस, आप लोगों को ऑनलाइन यूनिक क्लासेस में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति से जितने भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनते हैं आज हम सब देखेंगे। राष्ट्रपति का पद देखते हैं, राष्ट्रपति का अवधि, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, कौन करता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति की शक्ति, उनके महाभियोग, शपथ, ये सारी चीज़ों पे आज हम लोग बात करेंगे। लगभग सभी एग्ज़ाम में जो है 4 से 5 क्वेश्चन पॉलिटी से पूछे जाते हैं और राष्ट्रपति से तो हमेशा रहता है एग्ज़ाम में क्वेश्चन। तो इसीलिए राष्ट्रपति का टॉपिक पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, भारत के संविधान में राष्ट्रपति का पद किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन, आयरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी। तो आपका आंसर होगा यह ब्रिटेन से लिया गया है। राष्ट्रपति का पद के बारे में जो है ब्रिटेन से लिया गया है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति का चयन कौन करता है? दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभा के सदस्य, संघ शासित क्षेत्रों के निर्वाचित सदस्य, इनमें से सभी। तो आपका आंसर होगा इनमें से सभी। दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भी करते हैं, विधानसभा के सदस्य भी करते हैं और संघ शासित क्षेत्र के निर्वाचित सदस्य भी करते हैं। ये तीनों मिलकर राष्ट्रपति का चयन करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति के पद की अवधि कितना है? 5 साल, 6 साल, 4 साल, कोई समय सीमा नहीं है। तो आपका आंसर होगा 5 साल। राष्ट्रपति का जो पद है वो 5 साल के लिए नियत होता है और यह दिया गया है अनुच्छेद 56 में। संविधान के अनुच्छेद 56 में दिया गया है कि राष्ट्रपति का पद जो है 5 साल के लिए होता है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति के पद का निर्वाचन कब किया जाता है? अवधि समाप्त होने से 30 दिन पहले, अवधि समाप्त होने के 6 महीना पहले, अवधि समाप्त होने के 14 दिन पहले, अवधि समाप्त होने के 60 दिन पहले। तो आपका आंसर होगा अवधि समाप्त होने के 60 दिन पहले जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है और यह निर्वाचन अधिनियम 1952 के तहत होता है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन आयोजित कौन करता है? लोकसभा के सदस्य, नीति आयोग, महालेखा परीक्षा समिति, निर्वाचन आयोग। तो आपका आंसर होगा निर्वाचन आयोग कराता है राष्ट्रपति का चुनाव का। यह अनुच्छेद 324 में दिया गया है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति के पद के निर्वाचन हेतु कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? एकल संक्रमणीय पद्धति, अनुपातिक पद्धति, गुप्त पद्धति, इनमें से सभी। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह तीनों प्रणाली अपनाई जाती है। एकल संक्रमणीय पद्धति भी होती है, अनुपातिक पद्धति भी होती है और गुप्त पद्धति भी होता है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति के पद का निर्वाचन लड़ने के लिए किसी अभ्यर्थी की क्या क्या योग्यताएं आवश्यक हैं? भारत का नागरिक और 35 वर्ष उम्र होना, लोकसभा के सदस्य होने के लिए अर्हता होना चाहिए, भारत सरकार या राज्य सरकार के लाभ पद पर ना हो, इनमें से सभी। तो आपका आंसर होगा इनमें से सभी। वह भारत का नागरिक हो, ना कि वह किसी और देश का नागरिक हो। उसका उम्र 35 साल का होना चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम कोई उम्र निर्धारित नहीं है। संविधान में सिर्फ मिनिमम उम्र दिया गया है कि आपका मिनिमम उम्र 35 साल होना चाहिए, मैक्सिमम उम्र का कोई अथी नहीं है। लोकसभा के सदस्य होने की उसमें योग्यता होना चाहिए कि वह लोकसभा का सदस्य बन सकता है। भारत सरकार या राज्य सरकार के लाभ के पद पर ना हो, वह किसी भी लाभ के पद पर ना हो। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नॉमिनेशन की विधि मान्य हेतु अभ्यर्थी
द्वारा पूरी की जाने वाली अन्य शर्तें क्या क्या हैं? कम से कम 50 निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावित, कम से कम 50 निर्वाचकों द्वारा अनुमोदकों के रूप में समर्थन, निर्वाचन के लिए 15,000 देना होता है, इनमें से सभी। तो आपका आंसर होगा इनमें से सभी। राष्ट्रपति का नॉमिनेशन के लिए कम से कम 50 निर्वाचन प्रस्तावित करेंगे और 50 अनुमोदक प्रस्तावित होंगे। जो निर्वाचक होंगे वो अनुमोदक नहीं बन सकते हैं और जो अनुमोदक होंगे वो निर्वाचक नहीं बन सकते हैं। ये दोनों अलग अलग होंगे और ये 15,000 रुपये देना होता है जो कि RBI में जमा होता है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति के पद के निर्वाचन हेतु मतदान कहाँ किया जाता है? दिल्ली के संसद भवन में, राज्य की राजधानी क्षेत्र में, दिल्ली एवं संघ शासित क्षेत्र के सचिवालय भवनों में, उपरोक्त सभी। तो आपका आंसर होगा उपरोक्त सभी। राष्ट्रपति का जो मतदान होता है नई दिल्ली के संसद भवन में भी होगा, राज्य की राजधानी क्षेत्र में, दिल्ली एवं संघ शासित प्रदेश के सचिवालय भवनों में होगा। यह जो है निर्वाचन आयोग के द्वारा नियत किया जाता है कि लोग कहाँ आकर के मतदान देंगे, पर ये तीनों जगह में से ही कहीं होता है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति के पद में निर्वाचन के लिए प्रयुक्त मतपत्रों का रंग कैसा होता है? संसद के सदस्यों के लिए हरे रंग, विधानसभा के सदस्यों के लिए गुलाबी रंग, उपरोक्त में से दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा उपरोक्त में से दोनों। संसद के सदस्य के लिए जो है हरा रंग का यूज़ किया जाता है और विधानसभा के सदस्य के लिए गुलाबी रंग का यूज होता है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दल बदल विरोधी कानून के प्रबंधक राष्ट्रपति निर्वाचन में क्या लागू होता है? निर्वाचन मंडल के सदस्य अपनी रुचि इच्छा के अनुसार मत डालते हैं। निर्वाचक मंडल के सदस्य राष्ट्रपति के इच्छा के अनुसार मत डालते हैं। निर्वाचक मंडल के सदस्य प्रधानमंत्री की इच्छा अनुसार मत डालते हैं। इनमें से सभी। तो आपका आंसर होगा निर्वाचक मंडल के सदस्य जो हैं अपनी रुचि इच्छा अनुसार के मत डालते हैं, न कि वह किसी के दबाव में आके डालेंगे। उन्हें जिसे डालने का मन होगा उसे वो अपना मत डालेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति निर्वाचन में मतगणना कहाँ की जाती है? नई दिल्ली के रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में, संसद भवन में, निर्वाचन आयोग समिति के कार्यालय में, सचिवालय भवन में। तो आपका आंसर होगा नई दिल्ली के रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में। उनका जो मतगणना होता है वह नई दिल्ली के रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में किया जाता है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति के शपथ किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 64, अनुच्छेद 56। तो आपका आंसर है अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ के बारे में दिया गया है। उनका शपथ कौन दिलाएगा, शपथ किस चीज़ के लेंगे, ये सारी चीज़ें अनुच्छेद 60 में दिया गया है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति किस बात की शपथ लेते हैं? लोगों के कल्याण के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, ए और बी दोनों, जनता की रक्षा के लिए। तो राष्ट्रपति जो हैं शपथ लेते हैं लोगों के कल्याण के लिए और संविधान की रक्षा के लिए शपथ लेते हैं। और उपराष्ट्रपति जो शपथ लेते हैं वो संविधान के प्रति निष्ठा और भाव के लिए लेते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल, मंत्रिमंडल। तो आपका आंसर होगा राष्ट्रपति का शपथ जो है
मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति का निर्धारित काल से पहले उनका पद रिक्त हो जाए तो कितने समय के अंतराल भरना होता है? 14 दिन, 1 महीना, 4 महीना, 6 महीना। तो आपका आंसर होगा 6 महीना। अगर राष्ट्रपति निर्धारित काल पे से पहले उनका पद खाली हो जाता है तो 6 महीने के अंदर जो है उनका चुनाव करवाना होता है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई भी व्यक्ति भारत में कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? 1 बार, 3 बार, 2 बार, कोई सीमा नहीं है। तो आपका आंसर होगा कोई सीमा नहीं है। यह हमारे संविधान में दिया गया है कि भारत के राष्ट्रपति एक आदमी कितना बार भी बन सकता है, वह जितना बार चाहे उतना बार चुनाव लड़ सकता है। यह कहीं नहीं दिया गया है कि वह 1 बार बने या 2 बार बन सकता है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो राष्ट्रपति कार्य करेगा, यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 65, अनुच्छेद 64, अनुच्छेद 59। तो आपका आंसर होगा अनुच्छेद 65। यह अनुच्छेद 65 में दिया गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो जाए तो भी राष्ट्रपति कार्य करेगा। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देता है? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष को, राज्यपाल को। तो आपका आंसर होगा उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देता है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देता है तो सबसे पहले किसे सूचित करना होता है? लोकसभा के अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री। तो आपका आंसर होगा लोकसभा के अध्यक्ष को सूचित करना होता है। जब राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा देंगे तो उन्हें सबसे पहले लोकसभा के अध्यक्ष को सूचित करना होता है। इसकी सूचना उपराष्ट्रपति देंगे लोकसभा के अध्यक्ष को। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति का विशेषाधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 61, 361, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 360। तो आपका आंसर होगा अनुच्छेद 361। अनुच्छेद 361 में जो है राष्ट्रपति के विशेष अधिकार की चर्चा करता है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक निम्नलिखित में से किससे उसके पद पर रहते हुए कोई नोटिस जारी नहीं कर सकता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल। तो आपका आंसर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति एक ऐसा पद है जिसके रहते हुए कोई भी नोटिस नहीं जारी किया जा सकता है। ना वो लोअर कोर्ट जारी करेगा और ना ही वो नोटिस सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा। महाभियोग लगा सकता है लेकिन नोटिस जारी नहीं करेगा। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दीवानगी और फौजदारी के मामले में कोई भी कार्यवाही निम्नलिखित में से किस पर नहीं की जा सकती है? राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति। तो आपका आंसर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो हैं उन पर दीवानगी और फौजदारी के मामले में कोई कार्यवाही नहीं किया जाएगा, लेकिन राज्यपाल, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हैं, इन लोगों पे अगर ये मामला आता है कि वह दीवानगी और फौजदारी हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महाभियोग
किसे हटाने की विधि है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्रिमंडल। तो आपका आंसर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को जो है महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महाभियोग क्यों लाया जाए, यह किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 61, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा अनुच्छेद 56 में यह दिया गया है कि महाभियोग क्यों लाया जाए। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महाभियोग लाने की प्रक्रिया जो होती है वह किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 65, अनुच्छेद 64। तो आपका आंसर होगा अनुच्छेद 61 में दिया गया है महाभियोग लाने की प्रक्रिया, और महाभियोग क्यों लाया जाए यह दिया गया है अनुच्छेद 56 में। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है संविधान के उल्लंघन किया हो, जनता के कहने पर, मंत्रिमंडल के कहने पर, या प्रधानमंत्री के कहने पे। तो आपका आंसर होगा संविधान के उल्लंघन पे, क्योंकि राष्ट्रपति जो हैं संविधान की रक्षा का शपथ लेते हैं। इसीलिए जब उन पे संविधान के उल्लंघन का मामला होगा तभी उन पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन लगा सकता है? प्रधानमंत्री, जनता, संसद, राज्यपाल। तो आपका आंसर होगा संसद। संसद के पास पावर दिया जाता है कि आप राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं जब यह पाया जाए कि उन्होंने संविधान का उल्लंघन किया है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस सदन में लाया जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में। तो आपका आंसर होगा राज्यसभा और लोकसभा दोनों में। राष्ट्रपति पर महाभियोग के लिए निर्धारित नहीं है कि हम पहले राज्यसभा में लाएंगे या पहले लोकसभा में लाएंगे। हम किसी भी सदन में ला सकते हैं, राज्यसभा या लोकसभा। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महाभियोग के लिए दोनों सदनों में कितना भाग संसद का समर्थन होना जरूरी है? 2/3, 1/4, 1/10, 1/2। तो आपका आंसर होगा 1/4 भाग। महाभियोग के लिए दोनों सदनों में समर्थन जो है 1/4 चाहिए। 1/4 भाग जो है वहाँ के लोग समर्थन करेंगे तो महाभियोग चलाया जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महाभियोग लगाने से कितना दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देना होता है? 60 दिन पहले, 30 दिन पहले, 14 दिन पहले, 7 दिन पहले। तो आपका आंसर होगा 14 दिन पहले जो है राष्ट्रपति को बताया जाता है कि हम आप पर महाभियोग ला रहे हैं। यह इन्फॉर्मेशन उन्हें कौन देगा? तो जिस सदन में लाया जाएगा उसके अध्यक्ष देंगे। अगर राज्यसभा में लाया गया है तो राज्यसभा के अध्यक्ष उन्हें इन्फॉर्म करेंगे। अगर लोकसभा में लाया गया है तो लोकसभा के अध्यक्ष उन्हें इन्फॉर्म करेंगे कि आप पर महाभियोग चलाया जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं ले सकता है? संसद के सदस्य, विधानसभा के सदस्य, निर्वाचन मंडल के सदस्य, मनोनीत सदस्य। तो आपका आंसर होगा मनोनीत सदस्य। मनोनीत सदस्य जो हैं राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
इनमें से कौन लोग हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं लेकिन महाभियोग में भाग लेते हैं? संसद के सदस्य, जनता, मनोनीत सदस्य, प्रधानमंत्री। तो आपका आंसर होगा मनोनीत सदस्य। मनोनीत सदस्य जो हैं राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं लेकिन हाँ वो महाभियोग में भाग लेते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन लोग हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं लेकिन महाभियोग में नहीं लेते हैं? विधानसभा के सदस्य, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा, उपरोक्त में से दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा उपरोक्त में से दोनों। विधानसभा के सदस्य जो हैं वो चुनाव में तो भाग लेते हैं लेकिन महाभियोग में भाग नहीं ले सकते हैं। और दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा का भी वो लोग भाग लेते हैं चुनाव में लेकिन महाभियोग में भाग नहीं लेंगे। लेकिन हाँ मनोनीत सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे लेकिन महाभियोग में भाग लेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस पर महाभियोग लगाया जाता है तो संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद के सदस्य। तो आपका आंसर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है तो कभी भी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाएगा क्योंकि संयुक्त अधिवेशन तो राष्ट्रपति ही बुलाते हैं और उन्हीं पर महाभियोग लगा है तो इसीलिए संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सत्र में महाभियोग पास कर दूसरे सत्र में लाया जाता है तब तक राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या उसके पास रहती है? नहीं, हाँ उपराष्ट्रपति को दे दी जाती है या फिर प्रधानमंत्री को दे दी जाती है। तो आपका आंसर होगा हाँ, एक सत्र में महाभियोग पास कर दूसरे सत्र में लाया जाता है तब भी राष्ट्रपति की शक्तियाँ उसके पास रहती है। जैसे कि मान लिया राज्यसभा में महाभियोग पास हो गया और अब उसे लोकसभा में लाया गया और लोकसभा में अभी उस पर चर्चा चल रही है। तो इस कंडीशन में राष्ट्रपति के पास उसकी शक्तियाँ रहेगी, वह अपने कार्य को करेंगे, वो सभी कार्य करेंगे। इस बीच में अगर उनके पास विदेश जाने का काम है, विदेश जाएंगे या किसी तरह का भी काम है वो करेंगे, उनके पास वो सारी शक्तियाँ सुविधा दी जाएगी। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में किस प्रकार का शासन व्यवस्था है? संघात्मक, एकात्मक, उपरोक्त में से दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा संघात्मक। भारत में जो है शासन व्यवस्था संघात्मक है, केंद्र के पास भी है और राज्य के पास भी है, इसीलिए यहाँ का शासन व्यवस्था संघात्मक कहलाता है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्यपालिका में कौन कौन शामिल है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद के सदस्य या फिर इनमें से सभी। तो आपका आंसर होगा इनमें से सभी। कार्यपालिका में जो है राष्ट्रपति भी आएंगे, उपराष्ट्रपति भी, प्रधानमंत्री भी और मंत्रिपरिषद के जितने भी सदस्य होंगे वो सभी कार्यपालिका के अंदर आएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद में कौन कौन शामिल है? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, उपरोक्त में से सभी। तो आपका आंसर होगा उपरोक्त में से सभी। संसद जो है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा को मिलाकर बनता है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
कोई बिल कानून बनाने पर किसके हस्ताक्षर से बनता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो कोई बिल जो है कानून राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से बनेगा। बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से कोई बिल कानून नहीं बन सकता है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद के सभी सदस्यों को कौन शपथ दिलाता है? उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। तो आपका आंसर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है संसद के सभी सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। यह दिया गया है अनुच्छेद 99 में। अनुच्छेद 99 में बताया गया है कि संसद के सभी सदस्यों को शपथ राष्ट्रपति दिलाएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रो टेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल। तो आपका आंसर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो हैं प्रोटेम स्पीकर के नियुक्ति करते हैं। प्रोटेम स्पीकर कौन होता है? तो प्रोटेम स्पीकर जो होता है अस्थायी अध्यक्ष होता है। इसका काम होता है संसद के सभी सदस्यों को शपथ दिलाना और लोकसभा के अध्यक्ष जब तक परमानेंट नहीं चुने जाते हैं तब तक उसका काम करना। एक तरह से कहा जाए तो डायरेक्ट राष्ट्रपति संसद के सदस्यों को शपथ नहीं दिलाते हैं, वह प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाते हैं और प्रोटेम स्पीकर का काम होता है संसद के सभी सदस्यों को ये शपथ दिलाना। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोटेम स्पीकर कब तक कार्य करता है? जब तक लोकसभा का नया अध्यक्ष ना नियुक्त हो जाए, जब तक राज्यसभा चाहे, जब तक जनता चाहे, जब तक संसद चाहे। तो आपका आंसर होगा जब तक कि लोकसभा का नया अस्थायी अध्यक्ष चुनकर नहीं आ जाता है। जब लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष चुनकर आ जाएगा तो फिर इनका काम खत्म हो जाता है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन का चुनाव करता है स्वविवेक से, मंत्रिमंडल की सलाह से, लोकसभा के अध्यक्ष के सलाह पर, प्रधानमंत्री के सलाह पर। तो आपका आंसर होगा मंत्रिमंडल के सलाह पर। राष्ट्रपति जो है एंग्लो इंडियन का चुनाव करते हैं मंत्रिमंडल के सलाह पर। चुनाव कब होता है? अनुच्छेद 331 में दिया गया है कि राष्ट्रपति चुनाव करेंगे एंग्लो इंडियन के, लेकिन स्वविवेक से नहीं। जब तक कि मंत्रिमंडल की सलाह न ले ले, मंत्रिपरिषद जो उन्हें बोल दे कि हाँ आप चुनाव कीजिए, और वो लोग नाम सजेस्ट करके देंगे कि हाँ आप इनका चुनाव कीजिए, तो राष्ट्रपति उनका नाम लेंगे। चुनाव क्यों होता है एंग्लो इंडियन का? एंग्लो इंडियन का चुनाव जब होगा जब चुनाव से कोई एंग्लो इंडियन चुनकर नहीं आता है। जब चुनाव होता है तो एंग्लो इंडियन जब चुनकर नहीं आता है तब राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को चुनते हैं। अगर चुनाव से ही एंग्लो इंडियन चुनकर आ जाते हैं तो फिर राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन का चुनाव नहीं करेंगे। लेकिन अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है कि चुनाव के द्वारा 2 एंग्लो इंडियन या एक भी एंग्लो इंडियन आ गए हों। हमेशा अभी तक में देखा गया है कि राष्ट्रपति ने ही एंग्लो इंडियन को चुनाव किया है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एंग्लो इंडियन कौन होता है? उसके पिता या दादा दोनों में से एक अंग्रेज हो और माँ अनिवार्य रूप से भारत की हो। नेक्स्ट, माँ अंग्रेज हो, पिता और दादा अनिवार्य रूप से भारत के हों। उपरोक्त में से दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा पिता या दादा दोनों में से कोई एक अंग्रेज हो और माँ अनिवार्य रूप से भारत की ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि माँ अंग्रेज हो और पिता और दादा भारत के हैं तो उसे एंग्लो इंडियन बना दिया जाएगा, नहीं बनाया जाएगा।
उसके पिता या दादा दोनों में से कोई अंग्रेज होंगे तभी वह बनेगा। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 366, अनुच्छेद 80(3), अनुच्छेद 89। तो आपका आंसर होगा अनुच्छेद 80(3). अनुच्छेद 80(3) में दिया गया है कि राज्यसभा के 12 सदस्यों का मनोनीत राष्ट्रपति करेंगे। वह किस क्षेत्र से होंगे? तो साहित्य, कला, विज्ञान और समाज के क्षेत्र से होंगे। उन्हीं लोगों का राज्यसभा में मनोनीत किया जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत राष्ट्रपति के किस अधिकार का उल्लेख किया गया है? संसद के अधिवेशन बुलाना, सत्रावसान, लोकसभा को भंग करना, उपरोक्त में से सभी। तो आपका आंसर होगा उपरोक्त में से सभी। राष्ट्रपति के पास जो है संसद के संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं, या फिर अधिवेशन ऐसे भी बुला सकते हैं। सत्रावसान मतलब सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाएगा। लोकसभा को भंग करने का भी अधिकार उनके पास है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद के संदर्भ में राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करते हैं? संसद का अधिवेशन बुलाना, संसद के अधिवेशन को संबोधित करना, सत्रों को स्थगित करना, सत्रों की समाप्ति की घोषणा करना। तो आपका आंसर होगा सत्रों को स्थगित करना। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये हमेशा एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी के सीजीएल के एग्ज़ाम में। संसद के संदर्भ में राष्ट्रपति कभी भी सत्रों की स्थगित नहीं करेंगे। हाँ, समाप्ति की घोषणा करेंगे, लेकिन वो स्थगित नहीं करेंगे। अधिवेशन का संबोधित भी वो करेंगे, अधिवेशन भी बुलाएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद 86 के तहत जब राष्ट्रपति संसद को संबोधित करते हैं तब भाषण कौन तैयार करता है? आईएएस अधिकारी, राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री। तो आपका आंसर होगा मंत्रिपरिषद। जब राष्ट्रपति संसद को संबोधित करेंगे तो उनका भाषण जो है मंत्रिपरिषद तैयार करके देगा, तो वो भाषण देंगे। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद 87 में दिए गए कथन को चुनें। वर्ष के प्रथम सत्र को संबोधित करना, लोकसभा चुनाव के प्रथम सत्र को संबोधित करना। दोनों विकल्प सही है, दोनों विकल्प गलत हैं। तो आपका आंसर होगा दोनों विकल्प सही है। राष्ट्रपति जो है वर्ष के प्रथम सत्र को संबोधित करेगा, और लोकसभा चुनाव जब होगा और उसका जो प्रथम सत्र होगा तो उसका भी संबोधित राष्ट्रपति ही करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद 53 में बताया गया है संघ सरकार की शक्तियों के बारे में, राज्य सरकार की शक्तियों के बारे में, संसद की शक्तियों के बारे में, उपराष्ट्रपति के शक्तियों के बारे में। तो आपका आंसर होगा संघ सरकार की शक्तियों के बारे में। संघ सरकार की शक्ति जो है अनुच्छेद 53 में दिया गया है। यह जो है अधीनस्थ अधिकारियों के सलाह पर लिया जाता है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के संदर्भ में इनमें से कौन सा कार्य नहीं करते हैं? मंत्रियों की नियुक्ति करना, मंत्रियों के बीच विभाग का बंटवारा करना, मंत्रियों को शपथ दिलाना, मंत्रियों को बर्खास्त करना। तो आपका आंसर होगा मंत्रियों को बीच विभाग का बंटवारा करना। मंत्रियों के बीच जो है विभाग का बंटवारा
यह राष्ट्रपति नहीं करते हैं, यह प्रधानमंत्री करते हैं। उन्हें कौन सा विभाग दिया जाए, कौन सा विभाग न दिया जाए। लेकिन हाँ, मंत्रियों की नियुक्ति, मंत्रियों को शपथ दिलाना और मंत्रियों को बर्खास्त करना, ये राष्ट्रपति का काम होता है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद 75 में बताया गया है, राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद को नियुक्त करना, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को नियुक्त करना, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल को नियुक्त करना। तो आपका आंसर होगा राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना। राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे। लोकसभा के बहुमत दल के नेता जो होंगे वह बताएं अपने ये में से चुनेंगे कि हाँ इन्हें प्रधानमंत्री बनना है, और फिर राष्ट्रपति उन्हें नियुक्त करेंगे। प्रधानमंत्री जो है बहुमत दल के नेता बनेंगे, और बहुमत दल का नेता बहुमत लाने के लिए लोकसभा में 543 सीट होता है एंग्लो इंडियन को छोड़कर, जिसमें कि 272 से एभव जिसका होगा वह बहुमत दल का नेता होगा। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद 78 में क्या दिया गया है? शासन व्यवस्था, विधि निर्माण, मंत्रिपरिषद, इनमें से सभी। तो आपका आंसर होगा इनमें से सभी। अनुच्छेद 78 में जो दिया गया है, शासन व्यवस्था दिया गया है। शासन व्यवस्था का क्या काम है? शासन व्यवस्था जो है वह राष्ट्रपति को इन्फॉर्म करेंगे प्रधानमंत्री कि हाँ हमारे देश में शासन कैसा चल रहा है, किस तरह से काम हो रहे हैं। तो यह प्रधानमंत्री का काम होगा कि राष्ट्रपति को बताते रहना। तो शासन व्यवस्था, विधि निर्माण, मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद को कह सकती है कि किसी भी मुद्दे पर आप चर्चा करवाइए, कोई भी एक टॉपिक लीजिए और वहाँ आप चर्चा करवाइए कि यह सही है या गलत है, इस पे क्या सुधार होना चाहिए या इस पे क्या करना चाहिए। तो यह राष्ट्रपति कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा पद है जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं होता है? महान्यायवादी, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, राज्यपाल, केंद्र सरकार। तो आपका आंसर होगा नियंत्रक, महालेखा परीक्षक। नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं होता है, मतलब कि राष्ट्रपति उसकी समय सीमा नहीं ये कर सकते हैं कि हाँ जब मेरा मन का किया तो हम आपको हटा करके यहाँ से दूसरे जगह शिफ्ट कर दें। लेकिन हाँ महान्यायवादी को जब चाहे तब राष्ट्रपति हटा सकते हैं, राज्यपाल को भी जब राष्ट्रपति चाहे तो हटा सकते हैं, केंद्र सरकार के मंत्री को भी हटा सकते हैं, लेकिन नियंत्रक महालेखा परीक्षक को वो नहीं हटा सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मंत्रिपरिषद की सलाह पर महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल। तो आपका आंसर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही महान्यायवादी की नियुक्ति करेंगे कि किसे महान्यायवादी बनाना है और किसे नहीं बनाना है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, उसे शपथ दिलाएंगे, और प्रसाद पर्यंत भी राष्ट्रपति ही करेंगे। मतलब महान्यायवादी भी, जैसा कि मैं पहले बताई हूँ कि महान्यायवादी जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक वहाँ उस पद पे नियुक्त रह सकता है। जब राष्ट्रपति को लगे कि वह इस पद पर नियुक्त होने लायक नहीं है तो फिर उसे हटा सकते हैं वो। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यपाल, उपराज्यपाल, प्रशासकों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद,
लोकसभा अध्यक्ष। तो आपका आंसर होगा राष्ट्रपति। राज्यपाल, उपराज्यपाल और प्रशासकों की नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति के कहने पे होता है। सॉरी, मंत्रिपरिषद के सलाह पर राष्ट्रपति करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संबंध के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 78। तो आपका आंसर अनुच्छेद 75 और 74, अनुच्छेद 75, 74 और 76, अनुच्छेद 75, 74 और अनुच्छेद 78, या फिर यह चारों अनुच्छेद, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 76 और अनुच्छेद 78। तो आपका आंसर होगा अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 78 में दिया गया है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संबंध के बारे में। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद 74 के सही कथन को चुनिए। राष्ट्रपति की सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। मंत्रिपरिषद के हेड प्रधानमंत्री होंगे। राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा और एक बार पुनः विचार के लिए कह सकती है इनमें से सभी। तो आपका आंसर होगा इनमें से सभी। राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद से सलाह लेंगे और कोई भी मुद्दा होगा उस पर वो पुनः विचार के लिए बोल सकते हैं कि आप इस पर पुनः विचार कीजिए। मंत्रिपरिषद का जो है हेड प्रधानमंत्री होते हैं और राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होना जरूरी है, यह संविधान के अनुच्छेद 74 में बताया गया है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाई कोर्ट के जज को स्थानांतरण किया जा सकता है किसके द्वारा? मुख्य न्यायाधीश द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, गवर्नर द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा। तो आपका आंसर होगा राष्ट्रपति द्वारा। हाई कोर्ट के जज को तो राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर जब मुख्य न्यायाधीश बोलेंगे यह हाई कोर्ट के जज बनने लायक नहीं है, इसमें यह कमियां हैं, आप इसे इस पद से हटाइए, तो फिर राष्ट्रपति उसे इस पद से हटाएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति क्षमा याचिका को कितने समय के लिए रोक सकती है? 4 महीना, 2 महीना, कोई समय सीमा नहीं है, 6 महीना। तो आपका आंसर होगा कोई समय सीमा नहीं है। जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक क्षमा याचिका को रोक कर रह सकती है। यह दिया गया है संविधान के अनुच्छेद 72 में, जिसमें कि बताया गया है कि वह रोक के रख सकते हैं। दया याचिका में क्या क्या आएगा? माफ़ करना, स्थगित करना, या फिर सज़ा को कम करना, या प्राकृतिक बदलाव करना। ये सारी चीज़ें जो है क्षमा याचिका में आएगा। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है? अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 40। तो आपका आंसर होगा अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट के जज से सलाह ले सकता है। यह मंत्रिपरिषद और स्वविवेक दोनों से वो ले सकता है। यह चाहे तो मंत्रिपरिषद के सलाह पे भी ले सकता है और यह चाहे तो वो अपने खुद के स्वविवेक से ले सकता है। लेकिन हाँ,
राष्ट्रपति जब सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेगा तो इसके लिए एक संवैधानिक पीठ की बैठक होगी जिसमें कि 5 जज शामिल होंगे। 5 जज शामिल होंगे तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई भी धन विधेयक किसकी स्वीकृति से लोकसभा में पारित किया जाता है? मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल। तो आपका आंसर होगा राष्ट्रपति। कोई भी धन विधेयक जो है राष्ट्रपति की स्वीकृति से ही लोकसभा में पारित होता है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब लोकसभा और राज्यसभा में धन विधेयक पास कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति क्या करेगा? उसे पास करेगा, रोक लगा सकता है, कुछ समय के लिए रोक लगा सकता है या फिर पुनः विचार के लिए भेज सकता है। तो आपका आंसर होगा पास करेगा। धन विधेयक एक ऐसा विधेयक है जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों पास कर दें तो राष्ट्रपति इसे मना नहीं करेगा, इससे उसे पास करना पड़ेगा, क्योंकि इसे पास करने से पहले ही राष्ट्रपति से अनुमति लेना पड़ता है। जब राष्ट्रपति पहले अनुमति दे देता है तो फिर वह दोबारा इसे पुनः विचार के लिए नहीं भेजेगा, इसे पास करना ही होगा। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आकस्मिक निधि फंड किसके पास रहता है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति, संसद। तो आपका आंसर होगा राष्ट्रपति। आकस्मिक फंड मतलब इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड जो है राष्ट्रपति के पास रहता है और राष्ट्रपति से किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में दे सकता है। जैसे बहुत ही ज़रूरी सिचुएशन है तो उस सिचुएशन में राष्ट्रपति उस फंड को दे सकते। आकस्मिक फंड, आकस्मिक निधि का फंड किसके पास रहता है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति, संसद। तो आपका आंसर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पास जो है आकस्मिक निधि का फंड रहता है। आकस्मिक निधि क्या होता है? आकस्मिक निधि मतलब इमरजेंसी फंड, जो इमरजेंसी में ज़रूरत पड़े तो वह डायरेक्ट राष्ट्रपति से ले सकते हैं, तो उसे इमरजेंसी फंड या आकस्मिक निधि फंड कहते हैं। यह दिया गया है अनुच्छेद 267 में दिया गया है संविधान के डी में। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र और राज्यों के बीच पैसों का बंटवारा कौन करता है? वित्त आयोग, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, राष्ट्रपति। तो आपका आंसर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है केंद्र और राज्यों के बीच पैसों का बंटवारा करता है कि आपके हिस्से में इतना पैसा दिया जाएगा और आपके हिस्से में इतना पैसा दिया जाएगा। इसके लिए जो है एक वित्त आयोग का गठन होता है और वह वित्त आयोग जो है राष्ट्रपति बनाते हैं 5 साल के लिए और इसे संसद में रखते हैं। तो वित्त आयोग राष्ट्रपति से मिलकर ये बात करेगा कि कितने पैसे केंद्र को दिया जाए और कितना पैसा राज्य को दिया जाए। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 52। तो आपका आंसर होगा अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 में दिया गया है कि राष्ट्रपति जो है तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है और राष्ट्रपति जो है राजदूत की नियुक्ति करता है और दूसरे देश से जो राजदूत आते हैं उनका दस्तावेज राष्ट्रपति के पास होता है, वह राष्ट्रपति को अपना दस्तावेज सौंपेंगे। ये सारी चीज़ें दिया गया अनुच्छेद 53 में। अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के प्रमुख होंगे, राजदूत की नियुक्ति करेंगे और दूसरे देश से जो राजदूत अपने देश में आएंगे
उनका दस्तावेज अपने पास रखेंगे। यह 3 चीज़ दिया गया है अनुच्छेद 53 में। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में दिया गया है। यह कब लगाया जा सकता है? बाह्य आक्रमण पर, युद्ध में शामिल हो जाने पर, सशस्त्र विद्रोह हो जाने पर, इनमें से सभी। तो आपका आंसर होगा इनमें से सभी। बाह्य आक्रमण मतलब कोई दूसरा देश हमारे देश पर आक्रमण करे तो इस कंडीशन में राष्ट्रीय आपातकाल लगाएंगे। युद्ध में शामिल हो जाने पर मतलब कोई देश युद्ध लड़ रहा हो और हम उस देश का सपोर्ट कर रहे हैं तो राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा। सशस्त्र विद्रोह हो जाने पर मतलब भारत की जनता जो है किसी भी राज्य की हो वो हथियार के साथ विद्रोह करे तो इस कंडीशन में राष्ट्रीय आपातकाल लगे, या फिर उसे हथियार के साथ विद्रोह करने की संभावना भी बने, थोड़ा बहुत भी संभावना लगे कि भारत की जनता जो है हथियार के साथ विद्रोह करेगी तो भी उस कंडीशन में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है? 2 बार, 3 बार, 4 बार, अभी तक नहीं लगा है। तो आपका आंसर होगा 3 बार। अब तक में जो है 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। पहला लगा था 1962 में जब चीन आक्रमण किया था, तब उस टाइम के राष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दूसरा लगा था 1971 में जब पाकिस्तान आक्रमण किया था और उस टाइम के राष्ट्रपति थे वीवी गिरी। तीसरा लगा था 1975 में जब आंतरिक असंतोष के कारण फखरुद्दीन अली अहमद उस टाइम के राष्ट्रपति थे। आंतरिक असंतोष क्या है? आंतरिक असंतोष को ही अमेंडमेंट करके सशस्त्र विद्रोह बनाया गया। 1975 में जो आंतरिक असंतोष के कारण राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया उसे काला दिवस के रूप में भी लोग मनाते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपातकाल प्रावधान किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसए, कनाडा। तो आपका आंसर होगा आपातकाल प्रावधान किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसए, कनाडा। तो आपका आंसर होगा यह जर्मनी से लिया गया है। आपातकाल के बारे में जो भी है वह जर्मनी से लिया गया है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आंतरिक असंतोष शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया, यह किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ? 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 48वां संविधान संशोधन, 22वां संविधान संशोधन। तो आपका आंसर होगा यह 44वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है आंतरिक असंतोष शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। सशस्त्र विद्रोह भी ऐसे नहीं लगाया जाएगा जब तक कि मंत्रिमंडल लिखित शब्दों पर न बोले कि हाँ सशस्त्र विद्रोह लगाया जाए तो लगाया जाएगा। अगर मंत्रिमंडल लिखित नहीं देता है तो नहीं लगाया जाएगा। जैसे कि 1975 में मैंने बोला था कि लगाया गया था आंतरिक असंतोष पर, तो उस टाइम जो है लिखित नहीं दिया गया था। उस टाइम जो है प्रधानमंत्री के फ़ोन पर ही राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी थी आंतरिक असंतोष के कारण। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल है? केवल मंत्रिमंडल, सभी प्रकार के मंत्री, प्रधानमंत्री सहित सभी प्रकार के मंत्री, प्रधानमंत्री
सहित सभी मंत्रिमंडल। तो आपका आंसर होगा प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल में जो है प्रधानमंत्री भी शामिल होते हैं। यह 44वां संविधान संशोधन में दिया गया है। इसके पहले नहीं दिया गया था, लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन हुआ तो उसमें यह जोड़ा गया कि मंत्रिमंडल के सदस्य जो हैं प्रधानमंत्री भी होंगे। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिना संसद की अनुमति के राष्ट्रीय आपातकाल कितने समय तक जारी रह सकता है? 1 महीना, 14 दिन, 6 महीना, जब तक राष्ट्रपति चाहे। तो आपका आंसर होगा 1 महीना। 1 महीने के अंदर जो है राष्ट्रपति को संसद से अनुमति लेनी होती है कि यह आपातकाल लगाना है। अगर संसद अनुमति दे दे तो यह 6 महीने तक कंटिन्यू रहेगा। उसके बाद फिर अगर कंटिन्यू लगाना है तो फिर संसद से अनुमति लेना होता है कि फिर से इसे दोबारा जारी करना है। तो फिर संसद से अनुमति लेंगे और फिर उसे 6 महीने तक लगाएंगे। एक बार संसद से अनुमति लेकर 6 महीने तक ही लगाया जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद राष्ट्रीय आपातकाल की अनुमति कैसे देगी? सदन के सदस्य की बहुमत तथा उपस्थित मतदान करने वालों की 2/3 बहुमत से, सदन की सदस्य की बहुमत तथा उपस्थित मतदान करने वालों की 1/10 बहुमत से, सदन की सदस्य बहुमत का 2/3 भाग से, सदन में उपस्थित बहुमत का 1/10 भाग से। तो आपका आंसर होगा संसद की सदस्य बहुमत तथा उपस्थित मतदान करने वालों की बहुमत का 2/3 भाग से। मतलब कि सदन में जितने भी लोग उपस्थित है वहाँ पे वो लोग का 2/3 भाग जब वोट मिलेगा तो फिर ये नेशनल इमरजेंसी लागू हो जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद अगर राष्ट्रीय आपातकाल की अनुमति दे दे तो कितने समय तक जारी रह सकता है? 6 महीने, 14 दिन, 1 महीने, जब तक राष्ट्रपति चाहे। तो आपका आंसर होगा 6 महीने। जैसा कि मैंने पिछली बार बताया कि संसद अगर एक बार अनुमति देती है तो वह 6 महीने तक रहता है, फिर कंटिन्यू रखना है तो फिर दोबारा संसद से अनुमति लेना होता है, फिर संसद अनुमति देगी तो फिर होगा। अगर इस कंडीशन में लोकसभा भंग हो जाती है, जैसे संसद में हम पेश किए कि राष्ट्रीय आपातकाल लगाना है और लोकसभा भंग हो जाए तो फिर उससे कितने दिनों के अंदर अनुमति लेना होता है? तो उस कंडीशन में 30 दिनों के अंदर अनुमति लेना होता है। लेकिन हाँ, राज्यसभा चाहे तो अकेले भी अनुमति दे सकती है जब लोकसभा भंग हो जाए तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा भंग हो जाती है तो कितने दिनों के अंदर लोकसभा से अनुमति लेनी होती है? 60 दिन, 90 दिन, 14 दिन, 30 दिन। तो आपका आंसर होगा 30 दिन। 30 दिन के अंदर जो है लोकसभा से दोबारा अनुमति लेना होता है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अगर लोकसभा भंग हो जाए तो। हाँ, उस कंडीशन में राज्यसभा जो है अकेले अनुमति दे सकती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हाँ लोकसभा भंग हो गई है तो राज्यसभा दे सकती है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अनुच्छेद में दिया गया है कि अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर राष्ट्रीय आपातकाल के समय सभी अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है? अनुच्छेद 359, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 357, अनुच्छेद 352। तो आपका आंसर होगा अनुच्छेद 359 में दिया गया है कि अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर जितने भी हमें अधिकार दिए गए हैं संविधान में वो सभी निलंबित कर दिए जाएंगे, सस्पेंड कर दिए जाएंगे
जब तक कि राष्ट्रीय आपातकाल जारी रहेगा। जब राष्ट्रीय आपातकाल खत्म होगा तो फिर से हमें राइट मिल जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अनुच्छेद में दिया गया है कि अनुच्छेद 19 को निलंबित नहीं कर सकते अगर सशस्त्र विद्रोह के कारण राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया हो? अनुच्छेद 359, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 210। तो आपका आंसर होगा अनुच्छेद 358। अनुच्छेद 358 में दिया गया है कि अगर सशस्त्र विद्रोह के कारण राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया हो तो अनुच्छेद 19 को निलंबित नहीं कर सकते हैं। इसे 44वें संविधान संशोधन में किया गया था। इसके पहले जो है निलंबित कर दिया जाता था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन जब हुआ 1978 में तो फिर इसे जोड़ा गया। जब 1975 में जब इमरजेंसी लगा था तब जो है अनुच्छेद 19 निलंबित कर दिया गया था। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त हो जाता है। यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 251, अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 368। तो आपका आंसर होगा अनुच्छेद 250। अनुच्छेद 250 में दिया गया है कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य में कोई कानून बनाना है तो राज्य विधानसभा नहीं बनाएगी या राज्य की सरकार नहीं बनाएगी, उसके लिए संसद से अनुमति लेना होगा और संसद ही राज्य में कोई भी कानून बना कर देगी, ना कि राज्य सरकार बना पाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त किया जा सकता है लोकसभा के 1/10 बहुमत के प्रस्ताव से, लोकसभा की 2/3 बहुमत के प्रस्ताव से, राज्यसभा के 1/10 बहुमत से, प्रधानमंत्री के कहने पर। तो आपका आंसर होगा लोकसभा के 1/10 बहुमत जब प्रस्ताव पारित होगा तो राष्ट्रीय आपातकाल खत्म कर दिया जाएगा। अगर लोकसभा के सदस्य बोलते हैं 1/10 भाग बहुमत दे रहे हैं कि नहीं नेशनल इमरजेंसी हटाना चाहिए, तो फिर नेशनल इमरजेंसी हटा दिया जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय आपातकाल देश के किसी भी भाग में लगाया जा सकता है। यह किस संशोधन द्वारा हुआ? 44वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन, 22वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन। तो आपका आंसर होगा 42वें संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन में दिया गया है कि देश के किसी भी भाग में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है जब ज़रूरत पड़े तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन क्यों लगाया जाता है? संवैधानिक तंत्र की विफलता पर, प्रधानमंत्री के कहने पर, मंत्रिमंडल के सलाह पर, मुख्यमंत्री योग्य नहीं होने पर। तो आपका आंसर होगा संवैधानिक तंत्र की विफलता पर। जब राष्ट्रपति को लगे कि वहाँ का संवैधानिक तंत्र ठीक से कार्य नहीं कर रहा है तो राष्ट्रपति उस पर राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। हाँ, राष्ट्रपति को यह सूचित कौन करेगा? तो राज्यपाल सूचित करेगा, और भी सेंट्रल के बहुत सारे कमेटी होते हैं जो कि हर राज्य में होते हैं जो कि राष्ट्रपति को इन्फॉर्म करते हैं। तो उस संदर्भ में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद 355 के तहत संघ सरकार का क्या दायित्व है? बाह्य आक्रमण, आंतरिक शांति, संविधान की पालना, इनमें से सभी। तो आपका आंसर होगा इनमें से सभी। संघ सरकार का दायित्व बनता है
कि बाह्य आक्रमण को रोकें, आंतरिक शांति को बनाए रखें और संविधान की पालना करें। संविधान में क्या दिया गया है, जो भी दिया गया है उसकी अच्छे से पालन हो। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर राष्ट्रपति शासन लगा हो तो राज्य का कानून कहाँ पास होता है? राज्यसभा में, विधानसभा में, संसद में, राष्ट्रपति द्वारा। तो आपका आंसर होगा संसद में। जब राष्ट्रपति शासन लगा हो तो उस कंडीशन में राज्य का जो भी कानून होगा या बिल होगा वो सब संसद में पास होगा। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मौलिक अधिकार कब खत्म नहीं हो सकता है? राष्ट्रपति शासन के समय, राष्ट्रपति आपातकाल के समय, वित्तीय आपातकाल के समय, इनमें से सभी। तो आपका आंसर होगा राष्ट्रपति शासन के समय। राष्ट्रपति शासन के समय जो मौलिक अधिकार खत्म नहीं होता है, लेकिन हाँ विधानसभा भंग किया जा सकता है। विधानसभा जो है भंग हो जाता है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विधानसभा कब भंग की जा सकती है? राष्ट्रीय आपातकाल के समय, राष्ट्रपति शासन के समय, वित्तीय आपातकाल के समय, राष्ट्रपति जब चाहे तब। तो आपका आंसर होगा राष्ट्रपति शासन। जब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो विधानसभा भंग हो जाता है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संवैधानिक तंत्र की विफलता कब होता है? संघ सरकार जब राज्य सरकार को कोई काम दे और वह ना करे, राज्य सरकार जब संघ सरकार को कोई काम दे और वह ना करे, जब राष्ट्रपति चाहे या फिर वहाँ का मुख्यमंत्री योग्य नहीं हो। तो आपका आंसर होगा संघ सरकार जब राज्य सरकार को कोई काम दे और वह नहीं करे, उस काम को मना कर दे कि नहीं करेंगे, तो उस कंडीशन में लगाया जाता है राष्ट्रपति शासन। यह दिया गया है अनुच्छेद 365 में। अनुच्छेद 365 में बताया गया है कि जब राज्य सरकार काम ना करे, संघ सरकार की बात ना माने, तो इस कंडीशन में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद की अनुमति के बिना राष्ट्रपति शासन कब तक लगा सकते हैं? 2 महीना, 1 महीना, 14 दिन, 6 महीना। तो आपका आंसर होगा 2 महीना। संसद की अनुमति के बिना जो है राष्ट्रपति शासन 2 महीने तक लगा सकते हैं, लेकिन संसद की अनुमति के बिना राष्ट्रीय आपातकाल जो है 1 महीना ही लगा सकते हैं। यह जो है सामान्य बहुमत से पास होता है। राष्ट्रपति शासन जो है सामान्य बहुमत से पास होता है, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल जो है वह विशेष बहुमत से पास होता है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति शासन किस बहुमत से पास होता है? सामान्य बहुमत, विशेष बहुमत, इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा सामान्य बहुमत। अभी मैंने बताया कि राष्ट्रपति शासन जो है सामान्य बहुमत से पास होता है और विशेष बहुमत से राष्ट्रीय आपातकाल पास होता है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने समय तक राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं? 6 महीने, 1 साल, 3 साल, 5 साल। तो आपका आंसर होगा 6 महीने। जब संसद पास कर दे कि राष्ट्रपति शासन लगाना है तो 6 महीने तक लगा सकते हैं। फिर अगर उसे कंटिन्यू करना है तो फिर उस कंडीशन में संसद से फिर दोबारा पास करवाना पड़ता है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अनुच्छेद में दिया गया है कि अगर वहाँ का विधानसभा लिख कर दे कि यहाँ की
सरकार बनाना संभव नहीं है तो कितने समय तक राष्ट्रपति शासन बढ़ाया जा सकता है? 1 साल, 3 साल, 6 महीने, जब तक राष्ट्रपति चाहे। तो आपका आंसर होगा 3 साल। अगर वहाँ की विधानसभा लेकर देगी तो उस कंडीशन में 3 साल तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन हाँ, ऐसे संसद में पास करवाकर 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है, और अगर उसे मैक्सिमम बढ़ाना है तो 1 साल तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर विधानसभा लिख कर दे दे तो फिर उसे 3 साल तक बढ़ाना होता है। केवल पंजाब ही एक ऐसा जगह है जहाँ 7 साल तक लगातार राष्ट्रपति शासन लगा था, पंजाब में, जो कि 1953 में लगा था। और सबसे ज़्यादा लगा है उत्तर प्रदेश में 10 बार और बिहार में 8 बार। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, राजस्थान। तो आपका आंसर होगा पंजाब। पंजाब में जो कि है 1953 में लगाया गया था 7 सालों के लिए, अभी मैंने बताया। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा है? बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, झारखंड। तो आपका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो है अब तक की 10 बार लग चुका है राष्ट्रपति शासन, और बिहार में 8 बार। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संविधान संशोधन के द्वारा 6 महीने से 1 साल बढ़ाकर कर दिया गया था राष्ट्रपति शासन? 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 22वां संविधान संशोधन, राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम के तहत। तो आपका आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है 6 महीने से 1 साल बढ़ाकर कर दिया गया था। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अधिनियम के तहत 1 साल का राष्ट्रपति शासन हटाकर 6 महीने राष्ट्रपति शासन किया गया? 42वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन, राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम के तहत, 52वां संविधान संशोधन। तो आपका आंसर होगा 44वें संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन में जो है कि दोबारा 42वां संविधान संशोधन में जो है 6 महीने से 1 साल किया गया, लेकिन फिर 44वां संशोधन हुआ जिसमें कि फिर से उसे 6 महीने कर दिया गया, 1 साल से घटाकर 6 महीने किया गया। तो 2 संविधान संशोधन हुआ जिसमें कि टाइम पीरियड को कम और बढ़ाया गया। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति शासन को किस कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है? हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इनमें से सभी। तो आपका आंसर होगा इनमें से सभी। राष्ट्रपति शासन को जो है किसी भी कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। अगर वहाँ के लोगों को लगे या वहाँ किसी को भी लगे कि नहीं, ये राष्ट्रपति शासन जो है गलत लगाया गया है, गलत वजह से लगाया गया है, तो उस कंडीशन में जो है चैलेंज किया जा सकता है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 239A(b), अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 355। तो आपका आंसर होगा अनुच्छेद 239A(b). अनुच्छेद 239A(b) के तहत जो है दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगता है, और यह 69वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था उसमें जोड़ा गया है। इसके पहले नहीं था, जो हमारा मूल संविधान है उसमें नहीं दिया गया है। इसे जोड़ा गया है 69वां संविधान संशोधन 1942 के तहत। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वित्तीय आपातकाल क्यों लगाया जाता है? देश पर खतरा हो, राज्य पर खतरा हो, अर्थव्यवस्था पर कोई खतरा हो,
या फिर दूसरे देशों पर आक्रमण किया जाता हो। तो आपका आंसर होगा अर्थव्यवस्था पर कोई खतरा हो। जब अर्थव्यवस्था पर कोई खतरा होगा तो इस कंडीशन में है वित्तीय आपातकाल लगाया जाएगा। अभी तक इंडिया में एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। यह जो लगाया जाता है अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है और इसके लिए जो है 2 महीने के अंदर संसद से अनुमति लेना होता है। राष्ट्रीय आपातकाल के लिए 1 महीने के अंदर अनुमति लेना होता है। राष्ट्रपति शासन के लिए 2 महीने के अंदर अनुमति लेना होता है और वित्तीय आपातकाल के लिए भी 2 महीने की अनुमति लेना होता है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वित्तीय आपातकाल लगता है तब राज्य बजट किसकी अनुमति पर पेश किया जाता है? संघ सरकार, संसद, राष्ट्रपति, राज्यपाल। तो आपका आंसर होगा संघ सरकार। जब वित्तीय आपातकाल लगता है तब राज्य बजट जो है संघ सरकार की अनुमति से पेश किया जाता है। और वित्तीय आपातकाल में जो है न्यायाधीश का वेतन कम किया जाता है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में महाभियोग के बारे में किस देश से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, कनाडा। तो आपका आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय संविधान में जो है महाभियोग के बारे में संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। तो चलिए ठीक है, फिर हम आपसे कल मिलेंगे उपराष्ट्रपति के टॉपिक पर। कल हमारा चर्चा होगा उपराष्ट्रपति पर। तो ओके, ठीक है, बाय।